गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? तो चलिए आज जो टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है फोर्स, ये क्लास 10th आईसीएसई के लिए हेल्पफुल होगा और जो बच्चे सीबीएसई के हैं उन्हें क्लास 11th के लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये सीबीएसई क्लास 10th के लिए हेल्पफुल नहीं है, बिल्कुल मैं पहले से ही बता देता हूँ। सीबीएसई क्लास 10th के बच्चे इस वीडियो को ना देखें। हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाह रहे हो तो आप लोग देख सकते हो। टॉपिक है हमारा फोर्स, और अगर हम फोर्स की बात करें तो हम लोग फोर्स किन्हीं बॉडीज़ पे अप्लाई करते हैं। अब जिन बॉडीज़ पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे वो बॉडी दो तरीके की हो सकती है, या तो हो सकता है बॉडी रिजिड हो या फिर हो सकता है बॉडी नॉन रिजिड हो। तो दो तरीके की बॉडीज़ होती है हमारी, रिजिड बॉडी या फिर नॉन रिजिड बॉडी। ठीक है बच्चों, अब रिजिड कौन कौन सी बॉडीज़ होती हैं? जो भी ठोस बॉडीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं? सारी रिजिड बॉडीज, जैसे आयरन की रॉड, ये किसके अंडर आएगी? आपकी रिजिड बॉडी के अंदर। और नॉन रिजिड के अंदर जो भी ठोस नहीं होती, एग्जाम्पल के लिए आपके घर में जो आटे का लोहा तैयार होता है वो क्या होगा? नॉन रिजिड बॉडी। ठीक है, तो रिजिड और नॉन रिजिड के बीच का डिफरेंस समझ आया। अब इन केस हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो वो रिजिड बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी फोर्स हमने अप्लाई करी रिजिड बॉडी पे। अब रिजिड बॉडी पे भी दो केसेस बनेंगे, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो कि एक तो केस बने कि वो बॉडी जो है नॉन पाइवेटेड हो, नॉन पाइवेटेड, और एक है वो बॉडी कैसी हो? पाइवेटेड। ठीक है, नॉन पाइवेटेड का मतलब है कि अगर ये एक रॉड है और ये फ्रीली पड़ी हुई है सरफेस पे। नॉन पाइवेटेड का मतलब है कि अगर ये कोई एक रॉड है और ये सरफेस पे फ्रीली पड़ी हुई है, आप इस पे जब फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? ये बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी, यानी मैं कहूँगी एक लीनियर मोशन करेगी। कौन सा मोशन करेगी बच्चों? लीनियर मोशन, या फिर मैं बोलूँ ट्रांसलेशनल मोशन करेगी। ठीक है, तो कौन कौन से मोशन होंगे? या तो लीनियर मोशन होगा, और लीनियर मोशन को ही क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल। ठीक है, और यानी ये कौन सा केस है? जब बॉडी नॉन पाइवेटेड है। अगर ये बॉडी पाइवेटेड हो, पाइवेटेड इन द सेंस कि इस रॉड को मैं इस एंड पे फिक्स कर दूं, इस एंड पे क्या कर दूं? फिक्स, और अब इस पे फोर्स लगाऊं तो क्या होगा? अज्यूम करके देखो कि ये रॉड इस एंड पे फिक्स कर दी और आप फोर्स लगा रहे हो, तो ये रॉड मूव करने लगेगी। मूव करने लगेगी मतलब रोटेशनल मोशन करने लगेगी, रोटेशनल मोशन, या फिर इसी को बोला जाता है रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। या फिर आप कहोगे यही जो है फोर्स का एक टर्निंग इफेक्ट निकल के आएगा, जो कि आपके टॉपिक है एक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। यानी दो केसेस निकल के आए कि अगर बॉडी आपकी ठोस है, रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी में अगर वो पाइवेटेड है किसी एंड से तो वो रोटेशनल मोशन करेगी, और वो अगर नॉन पाइवेटेड है तो वो लीनियर मोशन करेगी। लीनियर मोशन आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हो, सॉरी क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हो। अब लीनियर मोशन पढ़ ले, यहाँ पे हम लोगों को कौन सा पढ़ना है? रोटेटरी मोशन पढ़ना है, रोटेशनल मोशन, यानी टर्निंग इफेक्ट पढ़ना है। किसका? फोर्स का। तो ये तो था थोड़ा सा बेसिक फोर्स अगर रिजिड बॉडी पे लगा रहे हो। अब यहाँ से एक आपका क्वेश्चन भी जनरेट हो जाता है कि व्हाट विल हैपन इफ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन रिजिड बॉडी एंड नॉन रिजिड बॉडीज। तो रिजिड बॉडी पे तो आपको समझ आ गया कि अगर आप फोर्स लगाओगे तो दो केसेस बनते हैं, पहला पाइवेटेड का, दूसरा नॉन पाइवेटेड का। आप इसे आराम से अपने नोट्स बना लेना। नॉन रिजिड पे अगर आप फोर्स लगाते हो तो क्या होगा? उसकी शेप चेंज हो जाएगी। आटे का लोया आप उस पर फोर्स लगाओ, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज होगा, साइज चेंज हो जाएगा उसका। यानी अगर बॉडी नॉन रिजिड है और तब आप उस पर फोर्स लगा रहे हो तो तीन केसेस बनेंगे, उसकी शेप, साइज और स्ट्रक्चर इजीली चेंज हो जाएगा। और अगर आपकी बॉडी रिजिड है तो उसके ये केसेस बनेंगे। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन तैयार होता है। क्वेश्चन आपका बनेगा व्हाट विल हैपन इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन रिजिड एंड नॉन रिजिड बॉडीज। क्लियर है बच्चों? तो चलिए अभी इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग कंप्लीटली रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे रिजिड बॉडीज के केस में। अब बात ये आती है कि आपने रिजिड बॉडी ली, आपने कोई रिजिड बॉडी ली और उसका एक एंड पाइवेटेड कर दिया। पाइवेटेड का मतलब समझ रहे हो ना बच्चों? पाइवेटेड का मतलब एक एंड फिक्स कर दिया आपने क्या कर दिया? फिक्स, या फिर इसे हिंज्ड बोला जाएगा। तो अगर ये आपकी एक रॉड थी और ये एंड आपने इसका फिक्स कर दिया, अब आपने इस पर फोर्स लगाई, आपने इस पर फोर्स लगाई तो क्या हुआ? ये बॉडी रोटेट करने लगी। ये बॉडी क्या करने लगी बच्चों? रोटेट करने लगी। यानी आपको क्या रिजल्ट मिला कि आप फोर्स लगा रहे हो और बॉडी रोटेट कर रही है। चलिए अभी आपको गलत साबित करते हैं। आप यहां फोर्स लगा के देखो, आप यहां फोर्स लगा के देखो, बॉडी रोटेट नहीं करेगी। आप यहां फोर्स लगा के देखो, फोर्स मतलब चेंज क्या किया भाई? फोर्स तो अगर आप पहले भी 10 न्यूटन लगा रहे थे, अब भी 10 न्यूटन लगा रहे हो। फर्क क्या हुआ कि इस बार आप जो फोर्स लगा रहे हो वो पाइवेटेड एंड के पास लगा रहे हो। पाइवेटेड एंड मतलब जो एंड इसका फिक्स है उस एंड का फिक्स लगा रहे हो। एग्जांपल के लिए आपके सबके घरों में डोर्स हैं, ये डोर का ये वो वाला एंड होता है जो फिक्स होता है दीवार से,
यानी आप इसी को क्या बोल सकते हो, पाइवेटेड एंड। ये पाइवेटेड एंड है डोर का, ये पाइवेटेड एंड है। आप हमेशा फोर्स इस जगह पे लगाते हो, कोने पे। कहाँ लगाते हो फोर्स? इस कोने पे। और जब आप फोर्स लगाते हो तो ये दरवाजा रोटेट करने लगता है। ये दरवाजा क्या करने लगता है? रोटेट। क्यों? कभी सोच के देखो कि अगर यही फोर्स आप इस जगह पे लगाओ जहां ये इस दीवार से फिक्स है, तो ये दरवाजा रोटेट नहीं करेगा। यानी यहां से ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि रोटेट चीजें जो कर रही है वो सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रही, वो सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रही। तो यहां से एक नया टर्म निकल के आता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स। यहां से क्या निकल के आता है? मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स निकल के आया। ये मूवमेंट ऑफ फोर्स किस लिए पढ़ रहे हैं हम लोग? टर्निंग इफेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं। टर्निंग इफेक्ट मतलब समझना, देखो बिल्कुल आप एक सिस्टमेटिक वे में समझो। फोर्स लगा रहे हो, क्या फोर्स तो आप लगा रहे हो, क्या चाह रहे हो आप? टर्निंग इफेक्ट मिले। लेकिन टर्निंग इफेक्ट सिर्फ फोर्स से नहीं मिल पाया आपको, तो अब वहां कौन सी क्वांटिटी जिम्मेदार होती है? वहां टर्म निकल के आती है मूवमेंट ऑफ फोर्स। और इसी का दूसरा नाम है बच्चों टॉर्क, और इसे टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। टाउ, ताऊ नहीं गधो, टाउ मतलब टी बना के उसमें नीचे से थोड़ा सा कर्व जनरेट कर दो, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इसका? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स तो आपको वर्ड समझ आया, लेकिन ये समझ नहीं आया सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या? तो चलिए बताता हूं। ये आपका दरवाजा था, ये आपका दरवाजा था, ये एंड इसका फिक्स था, ये एंड इसका क्या था? फिक्स। इसी को एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोला जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब समझो। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब है कि अगर ये मेरा मार्कर है और ये एंड मैंने फिक्स कर दिया, तो ये मूव कर रहा है, देखो इस तरीके से। और किस एक्सिस के अलोंग कर रहा है? इस एक्सिस के। मतलब अगर यहां से आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो तो इस एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। यानी जिस एक्सिस के अलोंग कोई बॉडी मूव करेगी या रोटेशन करेगी, उसी को क्या बोला जाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये दरवाजा इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, तो ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये रॉड थी, अगर ये रॉड थी और यहां से मैंने ये फिक्स कर दी, तो ये क्या होगा? ये पूरी रॉड इस एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन करेगी, तो ये इसका क्या हो गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्ड समझ आया? चलिए अभी मैं क्या बता रहा था आपको? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी को बोला जाएगा पाइवेटेड एंड। इसी को बोला जाएगा पाइवेटेड एंड। आप फोर्स लगा रहे हो इस एंड पे, आप दरवाजे के इस एंड पे फोर्स लगा रहे हो, आप दरवाजे के सेंड पे फोर्स लगा रहे हो, तो जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो वहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन की दूरी यही होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी जिस पोजीशन पे आप फोर्स लगा रहे हो उस पोजीशन से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन की दूरी क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात आई समझ में? तो इसका मतलब अगर आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स चाहिए, मूवमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क चाहिए, मतलब टर्निंग इफेक्ट चाहिए, तो दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा, एक तो फोर्स और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए अब यहां से ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि अगर आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स इंक्रीज करनी है, अगर आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स इंक्रीज करनी है, तो बताओ किन क्वांटिटीज की वजह से आप मूवमेंट ऑफ फोर्स इंक्रीज कर सकते हो? बड़ा आसान सा है, देखो समझ आ गया। तो यानी मूवमेंट ऑफ फोर्स इंक्रीज करने के लिए आप या तो फोर्स इंक्रीज कर दो या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज कर दो, या तो फोर्स इंक्रीज कर दो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो लॉजिक ये कहता है कि फोर्स इंक्रीज करना तो थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि अगर मैं बात करूं अपनी, मेरी कैपेसिटी है 100 न्यूटन फोर्स लगाने की, 100 न्यूटन से ज्यादा मैं फोर्स लगा ही नहीं सकता। बात समझना, अगर मेरी कैपेसिटी डिसाइड हो गई तो 100 न्यूटन से ज्यादा अगर मैं फोर्स लगा नहीं सकता, तो मैं किसके साथ छेड़खानी करूंगा? मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ छेड़खानी करूंगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ फोर्स चाहिए, मुझे टॉर्क चाहिए ज्यादा, फोर्स बढ़ा नहीं सकते, क्या बढ़ा दो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसीलिए जब आप कोई बोल्ट वगैरह खोलते हो रिंच से, तो रिंच के एंड पे आप फोर्स लगाते हो। मतलब ये अगर आपका कोई बोल्ट है, यहां पे आपने एक रिंच लगाई, आप जब भी इसे रोटेट करने की कोशिश करते हो, भाई देखो क्या होगा, ये बोल्ट या तो खुलेगा या कसेगा। खोलने में और कसने में दोनों जगह रोटेशन क्रिएट करेगा ये, यानी रोटेशन क्रिएट करेगा। और रोटेशन का मतलब क्या हो गया? टॉर्क। टॉर्क मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स, और मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो आप लगा रहे हो, आप ये बताओ ऐसी कौन सी पोजीशन होगी, ये रिंच की लेंथ हो गई इसकी पूरी, ऐसी कौन सी पोजीशन पे आप लोग फोर्स लगाओ कि आपको फोर्स कम से कम लगानी पड़े। तो आप जानते हो जब आप इस कोने पे फोर्स लगाओगे तभी आपको फोर्स मिनिमम लगानी पड़ेगी, तभी आपको फोर्स मिनिमम लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर, समझ आ रही है बच्चों? अगर यही फोर्स आप यहां लगाओगे, तो अगर यहां 10 न्यूटन से आपका काम चल रहा, तो यहां 10 न्यूटन से काम नहीं चलेगा,
यहाँ पे हो सकता है आपको 20 न्यूटन लगानी पड़े, हो सकता है 25 न्यूटन लगानी पड़े, क्योंकि क्वांटिटी देखो मोमेंट ऑफ फोर्स, जो मोमेंट ऑफ फोर्स को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के आ रहा है। यार ये टॉर्क मैक्सिमम चाहिए तो क्या होगा, अगर फोर्स नहीं बढ़ाना चाह रहे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दो, बात आई समझ में। एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका कि इन दोनों में से किसी एक क्वांटिटी को बढ़ा के हम लोग टॉर्क मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं। चलिए एक और बात यहां से आती है, एक और बात, अच्छा इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं टर्निंग इफेक्ट के। एग्जांपल के लिए आपके बाइक वगैरह की जो रिम होती है, बाइक वगैरह का जो टायर होता है, देखो ये आपने देखा होगा, ये डिस्क ब्रेक वाली पोजीशन होती है, यहाँ पे क्या होते हैं, ये पूरी डिस्क ब्रेक वाली पोजीशन होती है, ठीक है। अब आप कभी सोच के देखना, बाइक खड़ी हुई है, बचपन में सबने बड़े खेल किए हैं कि अगर आप ये जो तान है इस जगह पे उंगली फंसा के इसे घुमाने की कोशिश करो, तो आप अगर इस जगह पे उंगली फंसाओगे तो इजीली इसे रोटेट कर दोगे। इजीली रोटेट क्यों कर दोगे, क्योंकि अगर आपने इस जगह पे फोर्स लगाई, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या कहलाएगी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आप इस जगह पे फोर्स लगाओगे, अगर आप इस जगह पे फोर्स लगाओगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो सेम रहनी है, यानी आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम कर दिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम करने का मतलब है आपका टॉर्क कम निकल के आएगा। टॉर्क कम निकल के आएगा मतलब टॉर्क ही तो उसे घुमा रहा है पहिए को, इसका मतलब अब आपका पहिया या तो धीरे घूमेगा या बिल्कुल नहीं घूमेगा, लेकिन पहले जितना नहीं घूम रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या। अब एक बात आती है, जो टॉर्क है या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आप जानते हो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, और ये फोर्स पे डिपेंड कर रही है, और ये फोर्स पे डिपेंड कर रही है, इट मींस ये भी कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आती है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए, इसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए। सोच के देखो, अगर ये एक रिम, अगर एक रॉड थी, अगर एक रॉड थी आपके पास, अगर आप इस पर इस तरीके से फोर्स लगा रहे हो तो ये ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। अगर आप इस पर फोर्स ऊपर की तरफ से लगा रहे हो तो ये ऐसे घूमेगी, मतलब क्लॉकवाइज, यानी दो डायरेक्शन होंगे। अगर पूछ लिया जाए कि मूवमेंट ऑफ फोर्स के कितने डायरेक्शंस होते हैं, तो दो डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। साइन भी पूछ लिया जाए तो फिजिक्स में एंटी क्लॉकवाइज चीजों को पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज चीजों को नेगेटिव लिया जाता है। तो ये था थोड़ा सा बेसिक्स टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में, या फिर मैं कहूँ मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में। इस चैप्टर को मैं 3 से 4 वीडियोस में कवर कर दूंगा आपका। आप ये वीडियो देखो और अच्छे से अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लीजिए। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर का समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।